तो हमें क्या समझ लगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। जितनी ज़्यादा लोगों की ये प्रॉब्लम होगी, उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि आज की डेट में प्रॉब्लम क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से कंजम्पशन, खपत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऑब्वियसली जो लोग पैदा हो रहे हैं, उनको खाना भी है, उनको ड्राइव भी करना है, उनको सब कुछ करना है। उसके लिए कंजम्पशन जो है, मतलब फैक्ट्रीज लग रही हैं, आपकी जो रोड्स बन रही हैं, और उसके बाद पॉल्यूशन, उसके कारण ही पॉल्यूशन हो रहा है। ऑब्वियसली जब कंजम्पशन बढ़ेगी, जब फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी और रोड्स बनेंगी, तो हमारी जो उपजाऊ मतलब मिट्टी है वो ख़त्म हो रही है, हमारे जो पेड़ है काटे जा रहे हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में धुआं आ रहा है। आज की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली में, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। पॉइंट ऑफ रिटर्न इन नो रिटर्न इन 2 जनरेशंस। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 2 जनरेशंस के बाद 2067 तक अगर कुछ नहीं किया गया इस सिचुएशन के बारे में, तो आप जो मर्जी कर लीजिए, उसके बाद मतलब अर्थ को बचाना नामुमकिन है। तो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं एक्चुअल। ओके, अब गवर्नमेंट्स ऑन इकोटेक। गवर्नमेंट्स वर्किंग एग्रेसिवली टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। आपको पता ही है कि इस बार का जो G7 समिट भी हुआ था, उसका जो मेन मोटिव था वो सस्टेनेबल एनर्जी का था, रिन्यूएबल एनर्जी का था। तो कहने का मतलब जो सरकार है बहुत एग्रेसिव स्टेप्स ले रही है कि हम ये कार्बन फुटप्रिंट जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम किया जाए। और उसके लिए आप ये कैसे पता लगता है कि वो वाकई एग्रेसिव है? आपको ईवीज पे सब्सिडी दे रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सोलर पैनल लगाने पे सब्सिडी दे रही है। कहने का मतलब ये वाकई में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ इंडिया की सरकार नहीं, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड ये चीज़ चल रही है, क्योंकि ये चीज़ तो सबसे बड़ी है ना। अगर कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, अर्थ ही नहीं रहेगी, तो इतने बड़े बड़े जो बिजनेसेस बने हैं उनका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कॉरपोरेट्स हैं जो इस चीज़ पे लगे हुए हैं कि हम इस चीज़ को कम से कम कर सकें, पॉल्यूशन को कम से कम कर सकें। तो हमें ये पता लगा कि पॉल्यूशन आज की सबसे बड़ी जो है एक प्रॉब्लम है। अब इसका जो सोल्यूशन देगा वो बहुत पैसा बना सकता है। अब उनमें से भी हम एक सब सेक्शन ले लेते हैं ट्रैफिक का। हमें पता है कि आज की डेट में ट्रैफिक बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंडिया में आप लगा के चलो 6-7-8%, 10% के आसपास लोग गाड़ियाँ यूज़ करना स्टार्ट किया उन्होंने, और आज ही इंडिया में इतना बुरा हाल है। और मान के चलो आने वाले कुछ सालों में अगर ज़्यादा लोग गाड़ियाँ यूज़ करने लगेंगे, हम कितनी सड़कें बना लेंगे। द ट्रांसपोर्ट सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ ऑल एनर्जी रिलेटेड ग्रीन हाउसेज। 1/4 मतलब आप मान के चलो 25 से 29, मैंने कहीं पढ़ा था कि 30% तक जो है पोल्यूशन वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की वजह से होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को निगलेक्ट किया ही नहीं जा सकता। आप घर में ब्रेड भी खाते हो, आपका मकान बना है, वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आया। तो कहने का मतलब किसी भी इकोनॉमी की जो सबसे कोर चीज़ है ना, वो ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांसपोर्ट को रिप्लेस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका बेटर ऑल्टरनेटिव दिया जा सकता है। ओनली 18% ऑफ पॉपुलेशन यूज कार्स राइट नाउ। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, अभी सिर्फ 18% लोग हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में तो 6-7-8%, 10% है जो कि सिर्फ कार यूज़ करते हैं। और ये पॉपुलेशन आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगी ही। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा। हम कितनी ही सड़कें बना लेंगे, अगर सड़कें बनाएंगे तो वही आपकी जो क्या नाम है, खेती की मिट्टी है, जंगल है, वही काटने पड़ेंगे। तो फिर तो प्रॉब्लम वही आ गई। आप पोल्यूशन घटाने की कोशिश कर रही है तो और बढ़ने लग गया। आप पेड़ जो लगाने चाहिए थे वो आप और काट रहे हो। 13 लाख पीपल डाई फ्रॉम रोड एक्सीडेंट्स ईच ईयर, अंडर 30 बीइंग मोस्ट अफेक्टेड। तो 13 लाख लोग हर साल ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट्स वगैरह में मरते हैं, और जिनमें मोस्टली जो गिनती होती है 30 साल से कम वाले लोगों की होती है। कहने का मतलब हमारा बहुत बड़ा चंक जो ह्यूमन कैपिटल का, वो ऐसे मतलब एक्सीडेंट्स का शिकार हो रहा है, और इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मोर रोड्स मीन लेस फर्टाइल सॉइल एंड मोर पोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा अगर हमें रोड्स बनाने, क्योंकि अगर ज़्यादा कारें आएंगी, ज़्यादा रोड्स बनानी पड़ेंगी ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए। और अगर ज़्यादा रोड बनेंगी तो वही आपकी जो जंगल हैं, वही आपकी जो खेती वाली मिट्टी है, उसको मतलब उसके ऊपर ही रोड्स बनेंगी, और जिससे और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ेगा। तो ये प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। और ईवी कार्स भी एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसकी जो बैटरी बनती है वो ऑलरेडी बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट कर देती है उसको बनाने में। जो इसके मिनरल्स इसमें डलते हैं, लिथियम आयन बैटरी जिसको, इसकी माइनिंग में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन है क्या? जो प्रपोज्ड सोल्यूशन है वो यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी दे रही है, वो अबव ग्राउंड ड्यू पॉट्स का है। अब देखते हैं कि ये सोल्यूशन वाकई में कारगर है या नहीं है। उससे पहले हमारे देश के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी, वो काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं
इनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। इवन कि मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में बताया था, इन्होंने प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए 1.25 लाख करोड़ के इंडिया में आने वाले 5 सालों में, जो कि रोपेड प्रोजेक्ट्स होंगे। और हमें काफ़ी लगता है इसकी स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ ने अपना एक ऑफिस इंडिया में भी बनाया है। ये कुछ लोग हैं जो वो iSky इंडिया के टीम के फाउंडर्स हैं या CEOs हैं। ये CEO है, ये कुछ टीम मेंबर्स हैं। और ये एक हॉलीवुड के बहुत ही मतलब फेमस 1980s के आसपास के स्टीवन सीगाल एक हॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को काफ़ी मतलब एनकरेज किया और मोस्ट प्रॉब्ली इन्होंने इन्वेस्ट भी काफ़ी अच्छा किया। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। एक्साइटिंग कोलैबोरेशन हैड अवर iSky टीम हैड द ऑनर ऑफ प्राइवेट मीटिंग विद द लेजेंडरी श्री सचिन तेंदुलकर एट हिज रेजिडेंस। हिज इमेंस इंटरेस्ट इन आवर टेक्नोलॉजी हिंट सेट अप ग्राउंड ब्रेकिंग पार्टनरशिप इन द मेकिंग। कहने का मतलब सचिन तेंदुलकर जैसे आइकॉनिक फिगर्स भी इस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। और आपने शायद थोड़ी देर पहले न्यूज़ भी देखी होगी, जो सचिन तेंदुलकर है वो काफ़ी एग्रेसिव है इन टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करने में। और हाँ, उसका ये एक प्रूफ है। ये एग्रीमेंट साइन इन इंडोनेशिया अपनी कैपिटल चेंज कर रहा है 2040 तक। अभी जकार्ता है, वो एक नई कैपिटल बना रहा है जहाँ पे इस टेक्नोलॉजी को लगाने के लिए MOU साइन हुआ है वहाँ के मिनिस्टर्स के साथ। तो ये सिर्फ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ों में 2000 किलोमीटर तक के कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी इनके साइन हो चुके हैं या होने के प्रोसेस में हैं 2000 किलोमीटर तक के। रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई रिप्रेजेंट्स UST इन वर्ल्ड्स बिगेस्ट ट्रांसपोर्ट फेयर। तो जर्मनी में हर एक साल एक इनोट्रांस करके मेला लगता है, जो ट्रांसपोर्ट फेयर होता है। वहाँ पे अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपने अपने ट्रांसपोर्ट सोल्यूशंस लेके आती हैं। और दुबई की जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, वो एक प्राइवेट कंपनी जो कि यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज़ का सोल्यूशन जर्मनी में लेके गई। एक सरकारी अथॉरिटी एक प्राइवेट सोल्यूशन लेके गई और वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए। तो इससे पता चलता है कि क्रेडिबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और हमें न्यूज़ ये भी सुनने को मिल रही है कि दुबई में भी इनका जो टेंडर है वो पास हो चुका है। 100 साल पुरानी कंपनीज थी उस टेंडर को मतलब लेने के लिए, लेकिन जो सिलेक्ट की गई है वो यूनिस्की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी है। देखते हैं आगे क्या होता है। हम कंपैरिजन करते हैं कि ये ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट से अच्छा है या नहीं है, या कितना अच्छा है। अगर हम एक्सपेंडिचर की बात करें, खर्चे की बात करें, इसको लगाने के खर्चे की बात करें, तो हर एक किलोमीटर का खर्चा है जो इसका सबसे कम है। इवन मेट्रो का तो सबसे ज़्यादा 25 मिलियन, 30 मिलियन, इससे भी ज़्यादा $200 मिलियन तक आ जाता है 1 किलोमीटर बिछाने का खर्चा। और ये इसका जो खर्चा है वो 8, 10, 15 मिलियन के आसपास जो होता है, सबसे सस्ता। कहने का मतलब जो आपकी ट्रेन चलती है उससे भी ये कम लागत में बन जाता है। स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा, ऑपरेशनल स्पीड 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये इंट्रा सिटी में चल सकता है, सिटी के अंदर चल सकता है। और जो कि सबसे तेज़ है। मेट्रो की भी स्पीड ऑन एन एवरेज जो ऑपरेटिंग स्पीड होती है 80 किलोमीटर के आसपास की होती है, किलोमीटर पर आवर के। पैसेंजर, अब ऑब्वियसली अगर ये चीप है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कैपेसिटी कम है। ये सेम मेट्रो के बराबर ही 50,000 पैसेंजर्स को 1 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा सकता है, जो कि कैपेसिटी मेट्रो के बराबर है। लेकिन मेट्रो से 25 गुना ज़्यादा सस्ता है और 2 गुना से ज़्यादा तेज़ है। ऑब्वियसली हम पोल्यूशन की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, तो इसका इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, ठीक है, कोई नॉइज़ नहीं है, मतलब बहुत कम नॉइज़ है। एग्जॉस्ट, टायर, एस्फॉल्ट वेयर, जब कोई व्हीकल चलता है ना, जैसे कारें चलती हैं, तो टायर जब घसता है ना रोड से, तो उससे भी पोल्यूशन क्रिएट होता है, क्योंकि ये स्टील व्हील्स पे चलता है और वो भी सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल्स पे। तो इससे कोई पोल्यूशन होने के मतलब चांसेस ही नहीं है। कि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लग जाती है, तो हमें कोई भी मतलब खुदाई वगैरह करने की, इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इससे ही लागत भी कम है और कन्वीनियंस ही सबसे ज़्यादा है। तो सिटीज़ जो ऑलरेडी बिल्ट अप है, उनको मतलब अपना पूरा शहर तहस नहस करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर ईजिली इंटीग्रेट की जा सकती है, पहाड़ों में, प्लेन्स में, प्लेन मतलब सपाट जगहों पर, मतलब कहीं भी इसी को -60 डिग्री सेल्सियस से लेके +60 डिग्री सेल्सियस तक लगाया जा सकता है। तो ये कुछ बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं इस टेक्नोलॉजी के। इसको मतलब जिन कंट्रीज़ के पास इतना पैसा नहीं है मेट्रो वगैरह लगाने के लिए, वो भी इसको अडॉप्ट कर सकती हैं। लो मटेरियल कंजम्पशन, मिनिमम लैंड अलॉटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया लैंड इतनी ज़रूरत नहीं है। ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत लो है, मतलब कहने का मतलब मेट्रो को चलाने का खर्चा ही कितना आ जाता है, ये उससे बहुत ज़्यादा कम है। ऑटोमेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोसेस है जो ऑटोमेटेड है, फुल्ली मतलब मशीन्स के द्वारा मतलब चलाया जाता है। इसको सिर्फ कुछ सुपरवाइजर्स रखे जाते हैं यहाँ
सिस्टम अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा। इसकी वजह से जो सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि सबसे पहले तो ये सेकंड लेवल पे चल रहा है, ज़मीन से ऊपर उठ के चल रहा है, तो हर एक पोर्ट को पता है कि दूसरा पोर्ट कहाँ पे है, और ऑटोमेटेड सिस्टम है, तो एक्सीडेंट के चांसेस तो ज़ीरो हैं। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, कहने का मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट ना ही करती है और ना अभी तक किसी ने कॉन्सेप्ट में भी बनाई है, और हमारे जो फाउंडर ने वो चीज़ एक्चुअल में तैयार करके खड़ी कर दी है बेलारूस में, शारजाह में। आप जाके देख भी सकते हो, और इवन अब तक तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो वो इस चीज़ के। तो पता नहीं आप इस चीज़ की गहराई को समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा रहा है, जहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाता है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा बन सकता है। एडेप्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं भी लगाई जा सकती है। जंगलों के बीच, आप जंगल काटने की जरूरत नहीं है, जंगलों के बीच में से ये गुजर सकती है, ठीक है। खेतों की ज़मीन काटने की जरूरत, खेतों के ऊपर से ये जा सकती है। मतलब इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स है टेक्नोलॉजी के। ये कुछ पुराने स्टैट्स है कि इनके पास अब अभी तो 1000 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं। इवन इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बना दी है वहाँ पे बेलारूस में, जो स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी पे ही, क्या नाम है, उनके एक्सपर्ट्स वहाँ पे काम करते हैं, और इवन कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं वहाँ पर पार्टनर कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर सिर्फ स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये कुछ पुराने स्टैट्स हैं, तो ये इससे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अभी। जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है वो $16 ट्रिलियन की हो जाएगी 2032 तक। लेकिन हम इससे पैसा कैसे बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं? अगर सपोज करो ये $8 ट्रिलियन, जो कि 50% ऑफ द मार्केट भी कैप्चर करती है, जो इनका इवेंचुअल गोल है, तो 400 बिलियन शेयर है, तो उसके हिसाब से जो बेस प्राइस, कम से कम प्राइस भी ना 1800 रुपये, मतलब $20 के आसपास बनता है। कहने का मतलब अगर आप 90,000 रुपये के आसपास अगर आज लगाते हो ना, तो वो आपके 4-4.5 करोड़ बनने का पोटेंशियल है। आप सिर्फ ये देखकर इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आप टेक्नोलॉजी की सेंस बनाइएगा, अपनी खुद की स्टडी कीजिएगा, तभी आप इन्वेस्ट कीजिएगा। किसी से आपको डेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा फालतू पैसा है और आपको टेक्नोलॉजी के बारे में समझ लग रही है, और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। 10% से भी कम शेयर्स हैं जो रह गए हैं टोटल में से, जो बिकने वाले। और लास्ट स्टेज चल रही है, कब ख़त्म हो जाए, अगले महीने हो जाए, साल में हो जाए, कोई पता नहीं है। कभी भी ये स्टेज ख़त्म हो सकती है, तो मतलब हमें पता नहीं है कितना टाइम है ये 15 स्टेज। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? आपको पैसिव इनकम मिलेगी थ्रू डिविडेंड्स। इसकी जो भी कंपनी प्रॉफिट करेगी, उसका 20% वो कंपनी अपने इन्वेस्टर्स में बांटेगी, जितने भी आपके पास शेयर्स होंगे। तो कहने का मतलब आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स बन गया। स्टॉक अप्रिसिएशन, स्टॉक का जो प्राइस है जब लिस्ट होगा वो भी ऊपर जाएगा, वो आपका दूसरा बेनिफिट है। बेस्ट इन, आप इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हो मेरे हिसाब में। मतलब मैं खुद की बात करूं तो मैं जितने शेयर्स अभी ले सकता हूं, मैं उतने लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं खुद बिलीव करता हूं पर्सनली कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। ये मैं खुद पर्सनली बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं इसके फाउंडर के विजन को क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है इनके बारे में, और जहाँ तक ये टेक्नोलॉजी को लेके आ चुके हैं, और मुझे पूरा यकीन है ये मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है, और इस पे डिपेंडेंस बन जाएगी, क्योंकि ये और कोई नहीं कर रहा है, किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये कहने का मतलब एक मोनोपोली क्रिएट करने वाली चीज़ हो जाएगी। और बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर योर रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हो, तो अगर आपके पास पैसे हैं फालतू, तो आप एक हिस्सा अपने रिटायरमेंट के लिए भी ये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो आपको अच्छा दिखे।